Hello guys, welcome to Agriculture and GK channel, a one-stop destination for all your agricultural related examination. तो गाइस अपनी हम FCI AGM टेक्निकल एग्जाम के लिए जो सीरीज कर रहे हैं केमिस्ट्री की, उसमें हम पढ़ेंगे आज अपना लेक्चर नंबर 4 और जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कोर्स दिया जा रहा है वो है 999 रुपीज का, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर्स मिलेंगे। इफ यू वांट टू परचेज दिस कोर्स देन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। तो सबसे पहले गाइस जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या है। तो देखिए मेटल जो होता है वो लस्ट्रस होता है, यानी उसके अंदर एक शाइन होती है, उसकी शाइनिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। यानी अगर एक ये ए मेटल रखा है कि बी नॉन मेटल रखा है और अगर आपसे बोला जाए कि देख के बताइए कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये लस्ट्रस है, देन इट इज अ मेटल, और ये अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। लेकिन इस नॉन मेटल के दो एक्सेप्शंस होते हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन। आयोडीन आप सभी ने देखा होगा, ग्रेफाइट भी आप सभी ने देखा होगा, दोनों के अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मरकरी जो ऐसा मेटल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं, जनरली लिक्विड इन नेचर होते हैं, या फिर उसका जो एक एक्सेप्शन माना जाता है वो है डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स। अब जानिए डक्टिलिटी क्या होती है। मान लीजिए अगर ये हमारा मेटल का पीस है, जब हम इसके हैमरिंग करेंगे, हैमर करने पर ये एक वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना। जबकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल इन नेचर। आप चाहे इसमें जितना हैमरिंग कर लीजिए नॉन मेटल में, वो कभी भी वायर में फ्रेकाइल चेंज नहीं होगा, बिकॉज इनके अंदर हार्डनेस एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हमारे जितने भी होते हैं वो सब मैलिएबल इन नेचर होते हैं। मैलिएबल का मतलब फिर वही बात कि अगर हम मेटल के किसी पीस पे हैमरिंग करेंगे तो वो शीट्स में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे गाइस? शीट्स में चेंज हो जाएंगे, यानी एक पतली चादर में चेंज हो जाएंगे। जबकि नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल इन नेचर एग्जिस्ट करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा हीट डेवलप होती है। और ऐसा क्यों होता है मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इनके पास एग्जिस्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी मेटल के पास जितने अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो कंडक्टिविटी है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। इसीलिए माना जाता है सिल्वर जो है Ag, वो हमारा सबसे अच्छा मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा कंडक्ट होती है। लेकिन लेड और मर्करी इसके दो एक्सेप्शंस हैं, ऐसे दो मेटल्स हैं जिनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। जबकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है ये। जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक्सेप्शंस याद रखिएगा पेपर के लिए। सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी भी लो होती है और जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। जबकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सब लो डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू मेटल। अगर हम मेटल के कंपैरिजन में बात करें तो कम घनत्व होता है इनका, कम डेंसिटी होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है, बिकॉज क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, जनरली लिक्विड इन नेचर या सॉफ्टनेस होती है इनके पास, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट में है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले याद रखिए कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की हो रही है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो याद रखिएगा मेटल ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमेशा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, व्हेन दीज रिएक्ट विद एसिड या फिर बेस रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारा हो गया यहाँ पर साल्ट, जबकि वाटर हो गया हमारा यहाँ पर H2, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं गाइस, याद रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके बाद मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा बेस बनाता है, यानी कोई हाइड्रोक्साइड डेवलप होती है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट आउट होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट आउट हो रही है, यानी निकल रही है उससे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होती है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम,
यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और HCl की रिएक्शन में MgCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स में किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं नॉन मेटल्स हमारे। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा कि नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो हमेशा वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड, और किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन गैस यहाँ पर नहीं निकलती है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नॉन मेटल्स जो होते हैं वो साल्ट सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर क्लोरीन नॉन मेटल है हमारे पास और NaBr हमारा साल्ट सॉल्यूशन है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, यानी ब्रोमीन यहाँ से इधर चली जाएगी और क्लोरीन इधर आ जाएगी, तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और ब्रोमीन गैस यहाँ पर लिबरेट आउट हो जाएगी। यानी ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं गाइस। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या सीरीज होती है, एक ऑर्डर बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा जिसमें जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमेशा उनको ऊपर लगाया जाता है और जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको नीचे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जब एक सीरीज जनरेट होती है तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसका एक और नाम है, वो है एक्टिविटी सीरीज, वो है एक्टिविटी सीरीज। तो दो नाम याद होते हैं, याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। और क्या होती है, व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जब उनके घटते हुए क्रम में रिएक्टिविटी के ऑर्डर पर लगाया जाता है तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो सोडियम याद रखिए काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, प्लेटिनम हमारा क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। इससे ऊपर भी होता है, सोडियम से ऊपर भी होता है लिथियम। लिथियम हाईली रिएक्टिव हमारा मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अब बात करते हैं मेटल्स के बारे में थोड़ा सा कि इनका ऑकरेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले बात याद रखिए कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ में डायरेक्ट रूप में पाए जाते हैं। ऐसे मेटल्स को हम लोग बोलेंगे मिनरल्स, यानी ऐसे एलिमेंट और ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली ऑकर करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, पृथ्वी के अंदर, ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कहलाएंगे हमारे मिनरल्स। लेकिन जब मिनरल्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब मिनरल्स किसी और के साथ, किसी प्योर मेटल के साथ मिले हुए हैं, किसी प्योर मेटल के साथ मिले हुए हैं, तब उनको बोलेंगे मिनरल ओर्स। बहुत डिफरेंस ध्यान से समझिएगा। मिनरल्स तो डायरेक्ट पाए जाते हैं धरती के अंदर, लेकिन प्योर मेटल जब मिनरल्स के साथ मिलता है तो उसको बोलेंगे मिनरल ओर्स, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर और, देखिए और आपको समझ में आ गया है कि मिनरल और मेटल जब कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं तो उनको बोलेंगे मिनरल ओर्स। अब हम इनका करते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन तीन प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हाई रिएक्टिविटी मेटल्स भी हमको मिल सकते हैं, लो रिएक्टिविटी मेटल्स भी, और मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा जो मेटल हम जिसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो हाई रिएक्टिविटी होता है तो हम यहाँ पर लगाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। जबकि लो रिएक्टिविटी वाले में अगर वो सल्फाइड ओर है, हमारी जितने भी लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हमेशा सल्फाइड ओर फॉर्मेशन करते हैं, उसका हम करते हैं रोस्टिंग, और उसके बाद जो मेटल मिलता है उसको हम रिफाइन करके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि जितने भी मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर अगर हमारी होती है, CO3 ग्रुप होता है जिस कंपाउंड में, उसको कार्बोनेट ओर बोलते हैं, तो उसका हम करते हैं कैल्सिनेशन, याद रख सकते हैं C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन। जबकि सल्फाइड ओर का हम करते हैं रोस्टिंग। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बताइए सल्फाइड ओर का क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है कि रोस्टिंग होता है, तो याद रखना है आपको रोस्टिंग होता है। उसके बाद जो भी हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलती है उसको हम रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करके हमें प्योर मेटल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए आप लोग ने जो पढ़ा है यहाँ पर रिफाइनिंग के बारे में, तो रिफाइनिंग करते कैसे हैं उसके लिए एक प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग मेटल्स की रिफाइनिंग करते हैं और हम इससे इम्प्योर मेटल से प्राप्त करते हैं प्योर मेटल, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर रॉड होती है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो रॉड है ये इम्प्योर कॉपर है, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ एनोड। जबकि प्योर कॉपर रॉड जो होती है हमारी, उसकी स्ट्रिप जो होती है हम उसको यूज करते हैं एज अ कैथोड। याद रखिएगा, इम्प्योर एनोड और प्योर कैथोड पेपर में पूछा जा सकता है। और जो यहाँ पर मान लीजिए कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसका जो सल्फेट ओर होता है उसका हम करते हैं यहाँ पर एज अ रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में कॉपर सल्फेट यहाँ पर यूज हो रहा है। और जब भी कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करी जाती है इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सेल में, तो होता क्या है, इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड
यहाँ पर जो इम्प्योर मेटल है, इस पर जो इम्प्योर मेटल है वो जाएगा और डिपॉजिटेड हो जाएगा इस प्योर स्ट्रिप पे, ठीक है। और ये प्योर स्ट्रिप को फिर से बाहर निकाल के अलग कर दिया जाएगा और फिर यहाँ पर एनोड चेंज कर दी जाएगी और यहाँ पर क्या चेंज कर दी जाएगी, कैथोड। और ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोरोजन के बारे में कि कोरोजन क्या होता है। जंग लगना, हिंदी में अगर बोलते हैं तो जंग लगना आम भाषा में, क्योंकि लेकिन सिर्फ आयरन में जो लगती है उसको जंग बोलते हैं, कॉपर में लगती है, प्लैटिनम में लगती है, उनको जंग नहीं बोलते हैं। तो जब भी किसी मेटल को हम काफी टाइम तक एयर में, मॉइस्ट एयर में, नमी भरी एयर में, हवा में, वायु में काफी टाइम के लिए रख देते हैं तो वो कोरोड हो जाती है। कोरोड मतलब उसमें लग जाती है जंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, जंग लगना, ठीक है। जैसे कि सिल्वर को अगर हम मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद ब्लैक पड़ जाती है। आपने देखा होगा सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो होते हैं अगर वो काफी टाइम तक हवा में खुले रखे रहते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग चढ़ जाती है। किसके कारण ब्लैक कलर आता है? सिल्वर सल्फाइड के कारण। इसी प्रकार से आपने आयरन में देखा होगा जंग लग जाती है, तो आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब सर बात ये आती है कि बचा कैसे जा सकता है कोरोजन से। तो देखिए बचा कैसे जा सकता है कि हम ऑयलिंग करते हैं। देखा होगा आपने, जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग ऑयल लगा देते हैं, गैल्वेनाइज कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइज का मतलब पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं उसमें, और उसके बाद स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की एक कोटिंग करी जाती है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, मैंने जैसा अभी आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं गाइस एलॉय क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल को मिलाया जाता है या उनका एक मिक्सचर तैयार होता है उसको ही बोलते हैं हम लोग एलॉय। याद रखिएगा, 2 या 2 से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं एलॉय। अब पेपर में एक पॉइंट पूछा जाता है कि बताइए मेटल और नॉन मेटल को अगर हम मिलाएंगे तो क्या एलॉय बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। मेटल मेटल भी मिल सकता है, नॉन मेटल भी और मेटल भी मिलके हम एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से और पढ़ सकते हैं और पीडीएफ से और पढ़ सकते हैं कि कॉपर और जिंक को जब मिलाया जाता है तो ब्रास एलॉय बनता है, कॉपर और टिन को मिलाया जाता है तो ब्रॉन्ज एलॉय मिलता है, लेड और टिन को सोल्डर एलॉय बनता है। और उसके बाद अगर हम अमलगम की बात करें तो अमलगम एक प्रकार का मेटल है जिसमें हमेशा मरकरी को एक्सिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई एलॉय की। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में आई थिंक आपको काफी सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये चैनल और ये हमारी वीडियोस जो केमिस्ट्री की आ रही हैं आप तक ये अच्छी लग रही है तो प्लीज गाइस एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय।